हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित फ्रॉम टीम लीगलिस्तान। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जूरिस्प्रूडेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस, जो कि हम करने वाले हैं लास्ट 2020 से। सो जस्ट डायरेक्टली मूव फॉरवर्ड टू द एनालिसिस। लेट लुक एट दिस फर्स्टली। मतलब ये पिछले 6 साल का डेटा है और हम ऑन एन एवरेज देख पा रहे हैं लगभग 15% एवरेज है कि हर साल 15% क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस से आने वाले हैं। और क्वेश्चन का अमाउंट होता है हमेशा 18 से 20, ये वेरी करता है। और मतलब अब तो ट्रेंड चेंज हो गया, पूरा क्वेश्चन पैराग्राफ बेस ही आता है। तो आपको ऐसा नहीं कि आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि हु गिव द कमांड थ्योरी तो यू कैन आंसर ऑस्टिन, ऐसा नहीं है। आपसे वो पैराग्राफ होगा, उसमें से आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। पर उस इंटरप्रिटेशन के लिए आपका जूरिस्प्रूडेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लॉ स्कूल में नहीं पढ़ते हैं और जो कि हमारा पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर हम इन्हें एक्सेल करना चाहते हैं। जैसे आपको 18 में से 15 क्वेश्चन सही करने हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जूरिस्प्रूडेंस की बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप किसी पैराग्राफ में से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा कहाँ से रिलेट कर पा रहा है, कि कौन सा क्वेश्चन किस थ्योरी का है, किस स्कूल ऑफ लॉ का है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। और जूरिस्प्रूडेंस का वेटेज अभी तक कम नहीं हुआ, ये कांस्टेंट है। तो इस साल भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इतने ही क्वेश्चन लाइक 18 to 20 ऑन अ हायर साइड और यही 15 से 18 ऑन लोअर साइड, इससे कम नहीं होने वाले हैं। जूरिस्प्रूडेंस इतना इंपॉर्टेंट है क्लेट पीजी के लिए। इफ़ यू वांट टू गेट अ रैंक, आपको इस पर मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा आपको जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको टॉप एनएलयू में जाना है, या किसी आप पॉज करते हैं या आपको किसी टॉप यूएसयू में सिलेक्शन लेना है क्लेट पीजी के थ्रू, तो आपका जूरिस्प्रूडेंस बहुत ज़रूरी है। और ये इंटरव्यूज़ में ही पूछ लेते हैं बहुत बार। तो लेट जस्ट स्टार्ट विथ कि जो मोस्ट रिपीटेडली जो चीज़ें पूछी गई हैं, मैं ऐसे 5 टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। मतलब ये आप ऐसा सोच सकते हैं कि हर बार मिल ही जाते हैं इनसे 2, 3, 4 क्वेश्चन। मतलब ऐसा है कि पक्का है, ये तो मतलब पत्थर की लकीर हो रखी है कि ये तो आना ही आना है। तो उसमें पहला है ये हॉफील्ड्स ज्यूरल रिलेशन। तो ज्यूरल रिलेशन क्या होते हैं? एक होते हैं ज्यूरल ऑपोजिट्स और एक होते हैं ज्यूरल कोरिलेटिव्स। तो अब जैसे राइट है हमारा, या राइट है, राइट का कोरिलेटिव क्या है? ड्यूटी। एंड इसका अगर अपन अपोजिट बात करें कि जैसे राइट का अपोजिट क्या है? नो राइट। तो मतलब आपने शायद ये इग्नोर कर दिया होगा अपने लॉ स्कूल में, पर ये इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे मतलब बहुत डेप्थ में, जो कि इसेंशियल है हमारे क्लेट पीजी के लिए। लेट्स मूव टू सेकेंड टॉपिक विच इज़ मोस्ट रिपीटेड अगेन, दैट इज़ लीगल पॉजिटिविज्म वर्सेस नेचुरल लॉ। अब ये क्या है? ये थ्योरी रिलेट करती है हार्ट-फुलर डिबेट से। जो मेजरली ये जो आइडिया है लीगल पॉजिटिविज्म वर्सेस नेचुरल लॉ, ये आइडिया रिवॉल्व करता है अराउंड हार्ट-फुलर डिबेट, बिकॉज इट वाज अ वेरी मेजर डिबेट, जिसमें बात हुई थी कि पॉजिटिविज्म मोरलिटी पार्ट है लॉ का, कि लॉ इटसेल्फ इन इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो ये बहुत प्रोमिनेंट डिबेट है। और इसके साथ हमें थोड़ा सा सेंट थॉमस एक्विनिस भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि अपने आप में नेचुरल लॉ के बहुत अच्छे प्रोपोनेंट हैं। उसके बाद है हमारे लॉन फुलर। यहाँ भी पढ़ेंगे हम लीगल पॉजिटिविज्म वर्सेस नेचुरल लॉ में भी, और इंडिविजुअली भी हमें पढ़ना पड़ेगा, जो कि उनका कॉन्सेप्ट है इनर मॉरलिटी इन द सेंस कि लॉ इन इटसेल्फ कैरीज अ मॉरलिटी और नॉट। मतलब लॉ किस बेसिस पे बना होता है, लॉ कहाँ से आ गया एकदम से, क्या उसमें मॉरलिटी कोई हिस्सा है? एंड साथ में एट डिस्टर्शिया, ये जो पॉइंट है ये भी आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। ये 8 प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेसिस पर जज किया जाता है कि कोई लॉ ठीक है कि नहीं है। और ये बहुत सारे होते हैं, जैसे एक ये हो गया जनरलिटी, क्लियरिटी इन लॉ, नॉन कॉन्ट्रडिक्शन इन लॉ, कंसिस्टेंसी, ऐसे ही 8 हैं ये सारे। और हमें थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक पैराग्राफ दे देंगे, आपसे रैंडमली पूछ लेंगे कि इस पैराग्राफ में पर्टिकुलरली इन 8 में से किसकी बात हो रही है और किसकी बात नहीं हो रही है। एंड देन ये जो ऑथर हैं ये जर्मन फ़िलासफ़र हैं, बहुत अच्छे
जर्मन यूरिस्ट है, मैंने काफ़ी बाद में पढ़ा था इनको। इनका एक कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, एंड दूसरा ही ये दोनों ही कॉन्सेप्ट वेरी यूनिक है अपने आप में। ये जो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी वाला कॉन्सेप्ट है वो बात करते हैं कि जो लॉ फ्रेम हुआ है वो नेचुरल लॉ से फ्रेम नहीं हुआ है, वो रैशनल डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उससे फ्रेम हुआ है, ना कि किसी मोरलिटी के बेसिस पे। सो ये उनका कॉन्सेप्ट है। और इसका थोड़ा सा अगर आप अपोजिट व्यू देखोगे तो मेनका गांधी का जो केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ इज़ नॉट इनफ, दैट लॉ नीड टू बी फेयर एंड इक्विटेबल। असली जो हमारा टॉपिक है जो कि बहुत रिपीटेड है वो है स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये तो मतलब करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं। मतलब यहाँ जो चार मेजर लॉ स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा नेचुरल लॉ स्कूल और नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। तो इसमें भी अब आपके ग्रीक फ़िलासफ़र्स हैं, रोमन फ़िलासफ़र्स हैं, और इसमें भी टाइमलाइन है कि रेनेसन पीरियड है, फिर मॉडर्न पीरियड है। तो हमें यहाँ के तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, साथ में रेनेसन पीरियड के जो इम्पोर्टेंट है, साथ में जो मॉडर्न टाइमलाइन के जो इम्पोर्टेंट है वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। और इन्हीं में से एक है थॉमस एक्विनास, मतलब जिन्होंने लॉ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, जो कि हम बाद में समझेंगे। मतलब अभी इतना टाइम नहीं है तो वो हम लेक्चर्स में समझेंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बंदा है, ये आपको समझना चाहिए। और फिर हमारा आता है पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ। इसमें इनके जो मेन प्रोपोनेंट है वो है ऑस्टिन। ऑस्टिन तो आप लोग सब जानते होंगे, ऑस्टिन को जो नहीं जानता वो तो आपका लॉ पढ़ना बेकार है, कोई मतलब नहीं है ऑस्टिन को ना जानने का। ऑस्टिन को नहीं अरे यार गाइस मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ऑस्टिन ऐसा है कि मतलब इनकी बहुत फेमस थ्योरी है कमांड थ्योरी। फिर इसके बाद हमारा आता है हिस्टोरिकल स्कूल, और इसके मेन जो प्रोपोनेंट है वो है सेविग्नी, ये इनका भी जानना ज़रूरी है। एंड लास्टली हमारा एक एक है रियलिस्ट स्कूल एंड एक है सोशियोलॉजिकल स्कूल। इसमें एक फ़िलोसफिकल स्कूल भी है, पर जो ऐसा है कि ये जितने सारे स्कूल हैं ना दे आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट। ऐसा नहीं है कि ये नेचुरल लॉ है तो नेचुरल लॉ ही है, ऐसा नहीं है। इसकी कुछ बातें फ़िलोसफिकल लॉ स्कूल से मिलेंगी और कुछ बातें हिस्टोरिकल लॉ स्कूल से मिलेंगी, तो ये आपस में थोड़े बहुत इंटर रिलेटेड हैं। तो ऐसे ही रियलिस्ट स्कूल भी है जिसमें बात करती है कि लॉ एज इट इज़ व्हाट जज डिसाइड्स। सो ये अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम लेक्चर्स में ही समझेंगे। अब लेट्स मूव टू कि 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जो रिपीटेड टॉपिक्स के अलावा और इनको इंक्लूड करके कि जो एक बंदे को प्रिपेयर करने चाहिए कि अगर उसे अच्छी रैंक लानी है क्लेट पीजी में। तो अगेन लेट्स स्टार्ट सिंपली, ये हॉफील्ड्स, देन अगेन हार्ट्स लीगल पॉजिटिज्म, जिसमें प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं? रूल्स जो गवर्न करते हैं कंडक्ट को, मतलब जैसे कि दिस इज़ लॉ यू शुड नॉट यूज साइकिल इन पार्क, दिस इज़ लॉ। अब जो इस लॉ में अमेंडमेंट करना होगा वो होगा सेकेंडरी लॉ, और जो हमारा फर्स्ट लॉ था वो था प्राइमरी लॉ। तो ऐसे ये हम और समझेंगे इन डेप्थ विद द टाइम। फिर हमारा कॉन्सेप्ट आ गया फुलर्स इनर मोरालिटी एंड अगेन 8 डिस्कार्टियट्स। देन अगेन हमारे पास आ गई नेचुरल लॉ थ्योरी, इसमें एक्विनास मैंने बोला था आपको, जैसे जॉन लॉक, जॉन फैनिश। उसके बाद आ जाती है हमारी डॉर्किनियन थ्योरी। डॉर्किनियन थ्योरी किसने दी थी? ये थे रोनाल्ड डॉर्किन्स। और ये पता है फेमस क्यों है? क्योंकि इन्होंने हार्ट को क्रिटिसाइज़ किया था। और मतलब ऐसा मुझे इनका कोई ऐसे इंपॉर्टेंट इनने कुछ नहीं दिया था, बस ने जो हार्ट ने जो बोला था उसका क्रिटिसिज्म बहुत अच्छे से किया था, इसलिए ये फेमस है। और ये थोड़े से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते क्योंकि हार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट थे। एंड देन ये कम्युनिकेटिव एक्शंस एंड डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी हेरमेस की, और जो कि मैं आपको ऊपर ही समझा चुका हूँ। अब एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो लॉ है वो बना है बाय प्रोसीजर नॉट बाय सम मोरालिटी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक मोरालिटी। सो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी का। और फिर हमारे स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, देन ये कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ राइट्स। राइट्स की थ्योरी क्या है कि राइट्स कैसे आए एग्जिस्टेंस में,
इसकी मतलब दो मेन थ्योरी हैं, एक है विल थ्योरी एंड एक है इंटरेस्ट थ्योरी। विल थ्योरी के प्रोपोनेंट कौन है? सेविग्नी और ऑस्टिन हमारे। और दूसरी जो इंटरेस्ट थ्योरी है उसके प्रोपोनेंट है पाउंड एंड सेलमन। सेलमन भी हमको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल मोरलिज्म वर्सेस लीगल न्यूट्रलिटी। मतलब ये कॉन्सेप्ट इतना कि जो सोसाइटीज़ में मोरल वैल्यूज़ हैं और जो लीगल न्यूट्रलिटी है, क्या हमें मोरल वैल्यूज़ को कंसिडर करना चाहिए लॉ के टाइम, या लॉ को लॉ ही रहने देना चाहिए। ये कुछ रिलेट करता है हांस केल्सन के प्योर थ्योरी ऑफ लॉ से। और हांस केल्सन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उनने ग्रैंड नॉर्म की थ्योरी भी दी थी। तो ग्रैंड नॉर्म क्या होता है? बेसिकली सुप्रीम लॉ। तो सुप्रीम लॉ इज़ ग्रैंड नॉर्म। देन हमारी बात आ जाती है ओनरशिप की, पोजेशन की एंड प्रॉपर्टी की। ये तीनों के अलग अलग तरीके की, जो कि ओनरशिप क्या होती है ये अलग अलग ज्यूरिस्ट ने विद द टाइम अलग अलग डेफिनेशन दी है। फिर पोजेशन क्या होता है? इसमें इमीडिएट पोजेशन होता है, कॉर्पोरल पोजेशन होता है, मीडिएट पोजेशन होता है, मतलब डिफरेंट काइंड के होते हैं। एंड देन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज़ आपकी मूवेबल होती है, इमूवेबल होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। मतलब तो ये भी हमें समझनी पड़ेंगी अगर हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस पे अच्छे से कमांड करनी है, मतलब एकदम परफेक्ट वाली। फिर अगर लास्टली अब हमारे पास हैं की थिंकर्स। मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, ये हमको पढ़नी पड़ेंगे फॉर दिस सब्जेक्ट। एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। तो फिर से इनको थोड़ा सा जल्दी करते हैं। पहले हॉफील्ड हो गए हमारे, फिर एच.एल.ए. हार्ट हो गए। एच.एल.ए. हार्ट के साथ आपको याद रखना है डॉर्किन, रोनाल्ड डॉर्किन्स। उसके बाद है लॉन फुलर। देन मैं बोल ही रहा था जैसे रोनाल्ड डॉर्किन्स आएंगे। देन सेंट थॉमस एक्विनस, नेचुरल लॉ स्कूल के जो थे, ये इनकी बुक का नाम है सुमा थपलीजा। देन जोकिन हॉर्मेस जो कि जर्मन फिलोसफर्स हैं। देन रुस्को पाउंड, ये सोशियोलॉजिकल स्कूल से नाता रखते हैं अपना। देन हमारे जॉन ऑस्टिन साहब, उसके बाद सेविग्नी जी। देन आखिरी हमारे पास हैं ये रुडोल्फ स्टेमलर, इनको न्यू कैटिनियन बोलते हैं। इनका पता क्या है, इनने जो इमैनुअल कांट की जो थ्योरीज थी उनको फिर से रिवाइव करने की कोशिश करी थी, इसलिए इनको न्यू कैटिनियन बोलते हैं। एंड लास्टली इनके अलावा हमें एक दो ज्यूरिस्ट जो हमें और पढ़ने पड़ेंगे वो हैं हांस केल्सन, जो कि मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। ये सारे तो इम्पोर्टेंट हैं ही, हमें तो बहुत सारे ज्यूरिस्ट पढ़ने पड़ेंगे। ये ऐसे हैं कि इनको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं अगर हमें कुछ अच्छा स्कोर करना है क्लेट पीजी में तो। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे हमें बेंथम भी पढ़ने पड़ेंगे जो कि प्रोपोनेंट है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के, जो कि अपने आप में बहुत बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, जो कि इकोनॉमी में भी यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ लॉ में भी। और ऐसे कई सारे और हैं जो कि ज़रूरी हो जाता है हमारा पढ़ना, जैसे डुगिट भी हैं। जैसे अब हम रियलिस्ट स्कूल की बात करें तो उसमें ओलिवर वेंडल होम है, और साथ ही में जॉन चिपमैन ग्रे भी, क्योंकि ये अमेरिकन रियलिज्म के प्रोपोनेंट्स हैं। और ये भी मतलब ये अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये ऐसी थोड़ी सी ये लिस्ट ऐसी एग्जॉस्टिव नहीं है, पर ये ऐसी लिस्ट है जो आपको 70-60% तक आपके क्वेश्चन बना देगी। और इसके अलावा भी हम पढ़ेंगे और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 जून से हम लेके आ रहे हैं अपना क्लेट पीजी का बैच। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लेट पीजी देने के लिए और एक अच्छा स्कोर करने के लिए, तो आप ज़रूर ट्राई करें, लॉगिन करें। एंड इफ़ यू वांट दिस PDF, just comment below the video, we will provide this in description, or else you can contact on, if you want to join the batch, you can contact on the number provided below in the video. Thank you.